हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 26 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है उसकी पहचान करनी है। कौन सा विलोम शब्द सही है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अनुरिक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति, यानी कि ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। निम्न में से कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्न में से कौन एक शब्दा अलंकार नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उपमा जो है ना, ये शब्द अलंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति या रूपक। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, वक्रोक्ति जो है ना, ये अर्थालंकार नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। निम्न में कौन एक भिन्न है, यह आपको बताना है। दृष्टांत जो है ना, ये भिन्न है, ये सबसे अलग है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? कवित, वैरवे, सवैया, मालिनी। निम्न में कौन एक मात्रिक छंद का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वैरवे जो है ना, ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। हम बात करेंगे 56 क्वेश्चंस की। निम्न में कौन सा वाणिज्य छंद? देखिए, छंद से 2 क्वेश्चंस आपके पीटीईटी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लीजिए आपको। निम्न में कौन सा वाणिज्य छंद है? कुंडलियां, उलाला, मंदक्रांता या गीतिका। निम्न में कौन सा वाणिज्य छंद है, यह आपको बताना है। मंदक्रांता जो है ना, ये वाणिज्य छंद हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, वत्सलता, निर्वेद, विस्मय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा आप लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, वात्सल रस, वीर रस या रौद्र रस। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अनुराग जो है ना, ये वात्सल रस का स्थायी भाव हो जाएगा, तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
59 क्वेश्चन। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको बताना है। शंकर का सही संधि विच्छेद होता है शम धन कर। तोड़ने पर यह बन जाएगा शम धन कर। और इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो शम धन कर यानी शंकर में हो जाएगा व्यंजन संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है विधन अर्थ। यानी कि सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, ये वाक्य कौन सा होगा? भक्षण। भक्षण का अर्थ क्या होता है? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, या वह आम खाता है। देखिए भक्षण का अर्थ होता है यानी वह आम खाता है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला। 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। टी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, अकाल पीड़ित में समास है। ध्यान पूर्वक देखेगा क्वेश्चंस क्या है। अकाल पीड़ित, अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अकाल अलग है, ठीक है, और पीड़ित अलग है। दोनों को जोड़ दिया गया तो दोनों को जोड़कर क्या हुआ? अकाल पीड़ित। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है? अन्वेषण, अनुधन एषण, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा 65, निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। ऋण, योग ऋण, इस टॉपिक से ये मान के चलिए 2 क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। चक्रपाणी, इसमें योग ऋण शब्द हो जाएगा। देखिए ऋण, योग ऋण पहचानने का तरीका क्या है? ऋण शब्द को ऐसे शब्द जो जिसके खंड ना हो सकें वो ऋण शब्द कहलाते हैं, और जिसके खंड हो जाए वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि चक्रपाणी, चक्रपाणी के खंड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका योग ऋण शब्द। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब आपको ये बताना है इनमें से हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है गोधूम का। तो गोधूम का हिंदी भाषा शब्द क्या होगा? गेहूं, गोबर, गाय या गोधन। गोधूम का तद्भव शब्द होता है गेहूं, यानी कि ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तत्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? तत्लीन, तत् धन लीन, संधि कह सकते हैं आप लोग। तत्लीन, जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। तत् धन लीन, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी या शंकर। देखिए चक्रपाणी जो है ना ये विष्णु से संबंधित होगा, चक्रपाणी, ना कि शिव से। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। बल्कि महादेव हुआ आपका, पशुपति हुआ और शंकर हुआ, ये शिव से संबंधित हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारक के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है।
कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। आचार्य केशवदास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास, डी है रहीम। केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं ये आपको बताना है। तो सूरदास जो है ना ये रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सूरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में जान लीजिए। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है ना ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य और ये भक्ति काल के कवि हैं। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, और इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कबीरदास की अगर हम बात करें तो कबीरदास की बोली कौन सी है? सदुक्कड़ी बोली। ठीक है, और कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? रामदास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है, जिसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार खाली स्थान है। आध्यात्मिक का ये बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक, पदार्थवादी या निरीश्वरवादी विभाजन। आध्यात्मिक यहाँ पर क्या आएगा? ये क्वेश्चन में अच्छा पूछा जा रहा है। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है, यानी कि ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्वच्छ जल के अभाव में हमें खाली स्थान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। स्वच्छ जल के अभाव में हमें क्या? दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर खालिस्तान प्राप्त की। क्या प्राप्त की? स्वतंत्रता प्राप्त की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खालिस्तान में यहाँ पर आ जाएगा स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययभाव या द्विगु। यथार्थ किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। यथार्थ, यथा, अनु, प्रति, बड़ाहा, जैसे कि यथा हुआ, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा आप लोग। यथा अनु हुआ, प्रति हुआ, बड़ा आ हुआ, भर हुआ, उद हुआ और हर हुआ। जैसे कि यथार्थ, यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो है ना ये अव्ययभाव समास के उदाहरण। किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है यथार्थ, यानी कि यथा अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। मुंह अलग है और तोड़ अलग है, यानी कि मुंह को तोड़, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या होगा? मुंह तोड़, यानी कि यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होगा? मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जहाँ पर बीच में क्या दिया जाए? योजक चिन्ह दिया जाए, वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। और जहाँ संख्यावाची शब्द हो वहाँ होता है द्विगु समास। दिगंबर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास या कर्मधार समास। दिगंबर में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दिए सही बच्चे। दिगंबर में कौन सा समास होगा? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसका समास विग्रह क्या होगा? दिशा ही वस्त्र है जिसका, या यह कह सकते हैं दिशा ही है वस्त्र जिसका। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता करिएगा आप लोग। व्यवहारिक, व्यवहारिक कैसे लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा? देखिए व्यवहारिक को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल को लिखने का तरीका क्या है? उज्ज्वल, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए व्यवहारिक और उज्ज्वल दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर वैसे देखा जाए तो उज्ज्वल जो है वो लिखने का तरीका है ये रहा, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। और इन किसी में भी आधे जा नहीं दिए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए। उज्ज्वल आप खुद देख लीजिए ना, आधे जा होने चाहिए, वही शुद्ध होगा। और ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑप्शंस के हिसाब से ये बताया जा रहा है, ये कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि आधे जा होने चाहिए इसमें, तो डी ऑप्शन इसमें सही बताया जा रहा है। उपरोक्त, उपयुक्त 81 में कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी ये आपको बताना है। ये आंसर आप लोग और आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उपरोक्त ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, उपरोक्त की। 82 से 84 निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। क्वेश्चंस क्या है? घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? रोशनी करना, पूजा करना, खुशी मनाना, धनवान होना। घी के दिए जलाना, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना, चिंता करना। सिर चढ़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। सिर चढ़ाना यानी कि बहुत आज़ादी देना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मुहावरा क्या होगा? आम और गुठलियाँ खरीदना। बी है जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। सी है आम खरीद कर गुठलियों को बेचना। डी है जिसमें सब हानि ही हानि हो। आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका मुहावरा क्या होता है? जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, यानी कि बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं, बी ऑप्शंस वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 26 या 28? हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कलम का सिपाही जो है ना मुंशी प्रेमचंद को कहा गया, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा निष्फल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि। निधन फल, निधन फल, जैसे कि मान लीजिए आप इसको तोड़ते हैं ना, निधन फल, निष्फल, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटा उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, मूर्धा, तालु या दंतोष्ठ? अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसमें कंठ भी दिया गया है, तालु भी दिया गया, मूर्धा भी दिया गया, दंतोष्ठ भी दिया गया है। वैसे छोटा उ जो है ना ये कंठ और तालु ये दोनों से बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेगा, आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है ये आपको बताना है। देखिए आकाशदीप जो है ना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या नाटक? अंधा युग किस प्रकार की रचना है ये आपको बताना है। अंधा युग जो है ना ये काव्य नाटक की रचना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं, तो इस उम्मीद को बरकरार रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा आप लोग। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, यानी बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। अनामिका जो है ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य संग्रह है, तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यदि ए ओ ऐ औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ अब आय औ हो जाता है, तो ये कौन सी स्वर संधि कहलाती है? वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि? बताइए क्या आंसर होगा? ये कहलाती है अयाधि स्वर संधि, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 से 96 दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याप्त समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। धरती का पर्यायवाची शब्द होता है वसुधा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी करती है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुरसरी, सरिता, देवनदी, सुरभि। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता, यानी कि बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेगा, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनिल, झंझावात, आंधी, चक्रवात। वायु का पर्यायवाची शब्द होता है अनिल, यानी कि ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 97 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सूची, पवित्र, सर सरोवर, स्वर्ण सोना, सर्ग अध्याय। बताइए क्या आंसर होगा? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। स्वर्ण सोना ये सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है, ये आपको बताना है। आस्तीन का सांप, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? योगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। गिराना किस प्रकार की क्रिया है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। गिराना जो है ना ये प्रेरणार्थक क्रिया है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ या दिन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। दिन जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और मैंने कुछ आज पे क्वेश्चंस का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ा भी दिया था। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए? 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।